एवरीवन, मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th के चैप्टर का नेम दिख रहा है स्क्रीन पर, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। कहाँ से कहाँ तक हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 8। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वही अपना नोटबुक एंड पेन लेकर बैठना है और मेरे साथ साथ अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ये बोला गया, आपको ऑप्शन दिए प्रेस, बायोपी, अकोमोडेशन, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ये 4 जब ऑप्शन देख रहे हो, और सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि फोकल लेंथ एडजस्ट हो रही है आई लेंस। सबसे पहले आपको एक आई का डायग्राम दिख रहा है, इसमें आप बताइए कौन सा लेंस है? भैया ये क्रिस्टलाइन लेंस दिख रहा है मैम हमको। इसका शेप क्या होता है? कॉन्वेक्स शेप का होता है, ये कुछ इस तरीके से। ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ना डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रखो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने डिस्टेंस जो है थोड़ी सी पास में रख दी, एक ऑब्जेक्ट क्या एक कोई खड़ा है पर्सन, वो मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे दिखाने के लिए, और एक थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये लेंस है, जब इसके पास में जब कोई चीज़ रखी हुई है तो ये लेंस क्या होगा? कंप्रेस होगा देखने के लिए। जब ये कंप्रेस हो रहा होगा तो फोकल लेंथ आपकी यहाँ पर कम है, ठीक है। लेंस आपका कंप्रेस हो रहा है। सीलियरी मसल्स क्या करेंगे? सीलियरी मसल्स करते क्या? इसको क्या करके रखे? इस लेंस को होल्ड करके रखे ताकि ये इधर उधर तैरे ना, ठीक है। इसको इसलिए होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये सीलियरी मसल्स क्या करेंगे? जब ये कंप्रेस होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखोगे कि जब कंप्रेस भी हो रहा है तो कंप्रेस जब लेंस होगा तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बढ़ जाएगा, और फोकल लेंथ कम है, तभी आराम से अपने पास की चीज़ें देख पाएगा। सेम चीज़ें अगर यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट दूर रखा गया है थोड़ा, तो यहाँ पर जो लेंस है वो आपका थिन होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी फोकल लेंथ। जब फोकल लेंथ यहाँ पे बढ़ जाएगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगा। जब वो कम हो रहा है तो यहाँ पर तो सीलियरी मसल्स, मतलब अब जब ये कमी हो रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कंप्रेस कुछ हो नहीं रहा है, लेंस क्या हो रहा है, इसे थिन हो रहा है, तो ये थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगी कि इतनी कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से वो अपने दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना, मतलब उसके लिए पॉसिबल रहेगा। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। कौन कर रहा है? लेंस कर रहे हैं। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो जब ये जो एबिलिटी होती है जिससे वो फोकल लेंथ जो है आई लेंस अपना एडजस्ट करता है, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं अकोमोडेशन। अगर एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में भी देखें तो अगर हम एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं तो हम अपने अकोमोडेशन को एडजस्ट करते हैं। अपना जो एक कहते हैं ना एक रिलैक्सिंग पार्ट है उसको छोड़ के हम दूसरी सिटी में जाते हैं तो हम उस सब चीज़ों को एडजस्ट कर रहे होते हैं। उसी तरीके से आई लेंस भी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंसेस, वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। और ये जो एबिलिटी होती है आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, उसको हम क्या कहते हैं? अकोमोडेशन कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया ऑप्शन बी। सो दिस इज द क्वेश्चन 1। समझ में आ गया होगा, साथ में कर रहे हो क्योंकि कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो अब क्या करेंगे? अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, ऑप्शन है कॉर्निया, बी है आइरिस, सी है पिपल, डी है रेटिना। तो ये सबने पढ़ा इस चैप्टर में कि जो ह्यूमन आई है वो अपनी इमेज फॉर्म करता है रेटिना पर, ठीक है। तो आंसर पता चल गया रेटिना पर। अब देखो, सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज फॉर्म हो रही है कहाँ पर? रेटिना पे फॉर्म होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, इसकी पहली जो रे है, जो पहला जो कहते हैं ना एक रेज आएगी ना देखने के लिए, कोई बीम ऑफ रेज आएंगी ना, तो जो रे सबसे पहले किस पार्ट को टच करती है? ये आई है, डायग्राम में स्ट्रक्चर है आई का। सबसे पहले किसको टच करती है? ये जो आपको दिख रहा है,
इस आउटर लेयर को, ये आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ये कॉर्निया क्या करता है, एक आउटर लेयर होती है। जैसे अगर हम लोग देखें कि हमारे जो हाउसेस भी बनते हैं तो हम उसके ऊपर ना जब सीमेंट वाला कोटेड होता है तो हम पेंट कर देते हैं, सब चीज़ें करते हैं ताकि ना वो डस्ट मकर नहीं आए इस तरीके से। या फिर एक नोटबुक लेते हैं तो नोटबुक का जो फ्रंट वाला होता है उसमें भी अगर आप देखोगे तो वो इतना मतलब जो पेपर है और उसकी क्वालिटी में देखोगे तो वो बेटर होती है, उसमें जिलेटिन होता है। तो वो क्या करता है, हमारी नोटबुक को डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, डस्ट हुआ, वाटर्स हुए, ये सब चीज़ों से। उसी तरीके से जो कॉर्निया है वो एक आउटर लेयर है और एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारी आई को मतलब थोड़ा प्रोटेक्ट करती है। अब आप क्या बोलोगे, मैम देख लिया हमने कॉर्निया, कॉर्निया क्या दिखता तो है नहीं। तो ये दिखता इसीलिए नहीं है बच्चों क्योंकि ये कलर जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट इन नेचर है। ये ट्रांसपेरेंट है, जो रेज आती है ना सिर्फ उनको ये पास करता है, ठीक है। अब कहाँ पहुँचती है उसके बाद पहुँचेंगे वो एक्वस ह्यूमर में, ठीक है, वो ठीक है। फिर ये आपको दिख रहा है ना आपका आइरिस, ये दिख गया, ये आइरिस। फिर कहाँ पहुँची रेस आपकी, पहुँचती है आइरिस पे। अब जब आप देखोगे कॉर्निया तो था वो ट्रांसपेरेंट था, बट जो आइरिस है उसका कुछ कलर है, कलर्ड होता है ये। अब क्वेश्चन आएगा कि ये कलर क्यों होता है, तो ये कलर इसीलिए होता है कि यहाँ पर एक सब्सटेंस वो होता है, मेलानिन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अगर मेलानिन ज़्यादा रहेगा तो आपका जो कलर है आँखों का वो ब्राउन रहेगा। वही हमारा स्किन में भी प्रेजेंट होता है मेलानिन, ठीक है, ब्राउन रहेगा। अगर मेलानिन कम है आपकी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, आपकी जो आइस का कलर है वो ब्लू रहेगा। आप कहोगे मैम कि हमारे यहाँ पर जो इंडिया में अगर देखोगे नॉर्मली ब्लैक एंड ब्राउन आइज है तो मतलब मेलानिन ज़्यादा है। वही स्किन का तो होता है कि अगर स्किन का कलर डार्क है तो मेलानिन ज़्यादा है, कम है तो आप बहुत ही ज़्यादा वाइट दिखेगा, लाइक फॉरेनर्स जो होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अब यहाँ पर वो मेलानिन कम है। आप बोलोगे मैम ये मेलानिन कहाँ से आ रहा है, तो ये जो मेलानिन पिगमेंट है जो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है आइरिस में वो प्रोड्यूस करते हैं मेलानोसाइट्स, ठीक है। इतनी बात समझ लो, सिर्फ अगर मेलानिन ज़्यादा है तो कलर जो है आई का वो आपका ब्राउन है, कम है तो ब्लू है। अब इसके बाद ये जो आइरिस है ये इसके बाद कहाँ पे जाएगी, आपकी जो रेज आ रही है आइरिस तक पहुँची, फिर कहाँ जाएंगी, तो आपको ये स्मॉल ओपनिंग दिख रही है, ये ब्लैक, ये इसके पास जाएंगी। इसको हम क्या कहते हैं, पिपल कहते हैं। जो दिखता है ना आपकी आंखों में एक छोटा सा ब्लैक पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं पिपल। अब कहाँ पहुंचेंगी रेस, पीपल के पास। अब ये जो आइरिस है इस प्यूपल का जो साइज है उसको रेगुलेट करता है। कि कौन करता है, पीपल का साइज कौन रेगुलेट करता है, आइरिस करता है। तो ये आइरिस की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हो जाती है दैट इट इज अ डार्क मसल्स डायफ्राम विच कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपल। वो हम उसको क्या कह देते हैं, आइरिस कह देते हैं। और इसका क्या काम हो गया कि ये हमारी आंखों का जो कलर है वो डिसाइड कौन करता है, आइरिस करता है। उसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो डिसाइड करता है। तो ये दो हो गए, तो यहाँ पीपल तक पहुंच गए। अब जब लाइट पीपल पे पहुंची, अब लाइट एकदम से सारी, अगर मान लो इसमें यहाँ से बहुत सारी रेज हैं, वो सारी अगर रेज पीपल पे पहुंचेंगी तो आपको एकदम ना स्ट्रेन पड़ेगा। तो कितने अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपकी आईज में जानी है, ये जो ओपनिंग है, ये विंडो कह लो, जैसे हमारे घर में विंडोज़ होती हैं, ठीक है। अगर हमको बहुत ज़्यादा रोशनी चाहिए तो हम विंडोज़ को ओपन कर देते हैं, थोड़ी कम तो हम विंडोज़ को बंद करके रखते हैं, ठीक है, और कम पर्दे लगा देते हैं। उसी तरीके से जो प्यूपल है वो यहाँ पर एक विंडो की तरह एक्ट करता है हमारी आई के लिए कि कितनी अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारी आईज में जानी है वो कौन डिसाइड करेगा, वो प्यूपल डिसाइड करता है, ठीक है। ये एक ओपनिंग है जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अंदर एंटर करती है। इसके बाद क्या होगा पीपल के बाद, उसके बाद पीपल के बाद आईज वो हमारी रेस कहाँ पहुँचेंगी, इस लेंस पर, क्रिस्टलाइन लेंस पर। अब क्रिस्टलाइन लेंस जो है एक वाइट जेली मटेरियल होता है जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इसका जो शेप होता है वो कौन से नेचर का है, कॉन्वेक्स नेचर का है, कॉन्वेक्स लेंस होता है ये। तो अब लाइट हमारे अंदर वाले पोर्शन में जा चुकी है, आफ्टर पीपल इनर पार्ट में एंट्री हुई, उसको मिलता है सबसे पहले लेंस जो कि हमारा प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है और जो कॉन्वेक्स इन नेचर है। अब यहाँ से क्या होगा, कन्वेक्स लेंस से मतलब कन्वर्ज करेंगे, तो यहाँ से जितनी भी रेज आई हैं वो सारी कन्वर्ज हो जाएंगी। उसके बाद वो पहुँचता है हमारे कहाँ पर, एक विट्रस ह्यूमर में पहुँचेगा।
और उसके बाद वो जाके रेटिना पे पहुंचेगा। अब ये जो रेटिना है ये हमारे बैक साइड ऑफ द आई प्रेजेंट रहता है। अब जैसे ही कन्वर्ज होके लाइट इधर पर जाएंगी, अब जब ये रेज रेटिना पे गई, रेटिना पे जब दो रिफ्रैक्टेड रेज मिली, तो जहां पर भी दो रिफ्रैक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है वहां पर हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? हमारे रेटिना पे फॉर्म होगी। रेटिना के अंदर दो स्पेशल टाइप्स ऑफ चीजें होती हैं। अब स्पेशल टाइप्स को क्या बोले? तो यहाँ पर इस रेटिना के पास दो स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं रॉड्स एंड कॉन्स। अब ये जो रेटिना जो हमारा है, जो एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब यहाँ पर रॉड्स एंड कॉन्स अवेलेबल है। तो जो हमारे रॉड्स हैं वो क्या करते हैं कि एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटरमाइन करते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी आई है। कॉन्स क्या करते हैं? कलर ऑफ द इमेज को डिसाइड करते हैं। अब इस रेटिना के ऊपर हमारी इन्वर्टेड रियल इमेज फॉर्म होगी। अब आप कहोगे मैम इमेज तो हमारी इन्वर्टेड उल्टी फॉर्म हो रही है, हमें कैसे सीधी दिख रही है? तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ इमेज फॉर्म होती है। उसके बाद क्या होता है कि आपके जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ जाते हैं? आपके ब्रेन के अंदर, और वो ब्रेन में जाके जो है हमारी जो इमेज है हमें सीधी दिखती है। अब रेटिना क्या है? रेटिना पे क्या हो रहा है? रेटिना पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही है इस ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? रेटिना पर। अब इस रेटिना के पास जो है लाइट सेंसिटिव जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेल्स ही है रॉड्स एंड कॉन्स से। अब आपके जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जिनको हम रॉड्स एंड कॉन्स बोल रहे हैं, उनको वो एक्टिवेट कैसे होंगे? जैसे आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहाँ पर पहुँचेगा तो ये जो है सेंसिटिव सेल्स जो रेटिना में रहते हैं एनएमएस अमाउंट ऑफ, वो क्या होते हैं? वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब वो एक्टिवेट हो गए, जब यहाँ पर जो आपके जो सेंसिटिव सेल्स हैं जैसे ही वो इल्यूमिनेट हुए, जैसे ही वो एक्टिवेट हुए बाय द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो अब ये जो सिग्नल्स हैं ये ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कहाँ पहुँचेंगे? आपके ब्रेन में पहुँचेंगे, जहाँ पर आपके जैसे ही सिग्नल पहुँचते हैं, तो जैसे ही आपके पहुँच गए सिग्नल आपके ब्रेन ने उसको आइडेंटिफाई किया और आपको बता दिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, किस कलर का है। चीज़ें आपको किसने बता दी? फिर ब्रेन ने बता दी आपको। तो ये पूरी प्रोसेस इस तरीके से चलती है। तो रेटिना हमारा एक क्या होता है? जहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, जहाँ पर हमारा इनमस अमाउंट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं रॉड्स एंड कॉन्स। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। और इस यहाँ पर एक रेटिना पे अगर पूछे तो आपकी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, इन्वर्टेड रियल इमेज। तो यहाँ पर फॉर्म हो गई, इसका आंसर हो गया। हमने पूरा एक कंसेप्ट समझ लिया एक आई का विद दिस डायग्राम एंड ऑल द थिंग्स। तो आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हो गई? इस बैक साइड, जिसको हम बोल दिया हमने रेटिना। इतनी बात हो गई होगी क्लियर। तो हम बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद अ नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 मीटर, 2.5 centimeter. C option is 25 centimeter. D option is 2.5 meter. So what is the correct one? तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? इसका आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए नियर पॉइंट ऑफ एन आई एंड फार पॉइंट ऑफ एन आई। अब नियर पॉइंट की बात करें तो नियर पॉइंट ऑफ एन आई जो रहता है आपका, उसको आप कैसे बोलोगे? नियर पॉइंट है मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस, उतनी डिस्टेंस पर आप जो है ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल कर पाओ, डिस्टिंक्ट विजन ले पाओ विदाउट एनी स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब क्या हो गया? विदाउट एनी प्रेशर, मतलब आपको कोई दबाव ना डालना पड़ेगा। आपको देखना है तो आप एकदम प्रेशर लगा कर देख रहे हो। वो मिनिमम डिस्टेंस जिसपे आपको प्रेशर ना लगाना पड़े, वो उतनी दूरी पर आप चीज़ें बहुत ही सिंपली वे में देख पाओ, कंफर्टेबल वे में देख पाओ, वो हमारी कितनी होती है? यंग एडल्ट की 25 सेंटीमीटर। तो या इतनी दूरी पर अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, अगर आपकी नॉर्मल विजन है, तो आप उसको देख पाओगे विदाउट एनी स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद अ नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई? ये हमारी एक मिनिमम डिस्टेंस होती है। अब फार पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो तो मिनिमम देख लिया। फार पॉइंट ऑफ एन आई में क्या होता है? जो हमारा फार पॉइंट रहता है आई का, वो नॉर्मल आइज के लिए अगर आप देखोगे वो उतनी दूरी, उतनी मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक आप अपने ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल कर पाओ। तो ये एक नॉर्मल आई के लिए रहता है इन्फिनिटी। अब आप कहोगे मैम हम इन्फिनिटी की चीज़ें हम कैसे देख सकते हैं? हमको तो मतलब थोड़ा सा दूर का भी हम देख पाएंगे, ज़्यादा दूर अगर कुछ रख दोगे तो
अगर 100 किलोमीटर की दूरी पे भी अगर आपने रख दिया तो हम देख ही नहीं पाएंगे कि वहाँ पर क्या रखा है। तो यहाँ पर आपको कैसे समझना है कि हम देख सकते हैं इन्फिनिटी तक की चीज़ें। अगर आपने कभी ये सोचा है कि क्या सन हमारे बिल्कुल पास में रखा हम देख पा रहे हैं, क्या मून हमारे पास में है, क्या स्टार्स हमारे पास में है क्या? नहीं है ना, बहुत दूर है, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है हमसे, लेकिन हम फिर भी उसको देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हमारा जो फारदेस्ट पॉइंट है वो इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तो क्या, लाइट ईयर्स इतनी दूर, मतलब गैलेक्सी की चीज़ें मतलब जो है हम लोग देख पा रहे हैं, सन देख पा रहे हैं, मून देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्टार देख पा रहे हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा फारदेस्ट पॉइंट है वो हमारा इन्फिनिटी है। ये हो गई बात क्लियर। जब आप स्काई में देखोगे तो आप देख पा रहे हो सन, अभी ना अभी देख लो। जब आप सुन रहे हो तो अगर रात हो रही है तो आप देखोगे, नाइट में आप मून देख पा रहे हो, स्टार्स देख पा रहे हो। अगर आफ्टरनून है तो आप देखोगे वहाँ पर कि सन को आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर हमारा एक नॉर्मल आईज का जो विजन है वो हमारा क्या है, मिनिमम डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है आपकी इन्फिनिटी। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया सॉर्टेड, एकदम दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर क्लियर हो जाता है तो हम अब बढ़ जाएंगे अपने आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द, ऑप्शन ए है प्यूपल, ऑप्शन बी है रेटिना, ऑप्शन सी है सिलियरी मसल्स, डी है आइरिस। तो क्या बोला है कि यहाँ पर सिर्फ जो फोकल लेंथ जो है आई लेंस का, वो कैसे जो एक्शन है वो कैसे कौन करता है। तो अगर आपने ध्यान से पहले पढ़ा हो, जो पहले क्वेश्चन हमने देखे थे, तो पहले क्वेश्चन में आपने ये देखा था, जब आपने लाइका डायग्राम देखा था कि एक जो लेंस था जिसको हम बोल रहे थे क्रिस्टलाइन लेंस, तो ये रहा क्रिस्टलाइन लेंस। ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है इसको कौन होल्ड करके रखा था, कौन पकड़ के रखा था, वो उनको हम क्या कह रहे थे, सिलियरी मसल्स कह रहे थे। जब हमने ऑब्जेक्ट को पास में रखा था तब ये एडजस्ट करने में हेल्प कर रही थी, क्योंकि ये पकड़ के रखी है ना। तो जब ये कंप्रेस हो रहा था तब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। मतलब किसके एक्शन के कारण, जो लेंस है हमारा आई लेंस है वो उसके अंदर फोकल लेंथ चेंज करने की वो एबिलिटी आ रही थी। किसकी हेल्प से आ रही थी, बाय द एक्शन ऑफ द सिलियरी मसल से आ रही थी। तो सिलियरी मसल का क्या काम कर रहा था कि वो उसको पकड़ के रखता है आई लेंस को, और उसके बाद किस में हेल्प करता है उसको, उसके फोकल लेंथ को चेंज करने में, एडजस्ट करने में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा सिलियरी मसल्स। ठीक है, अब सिलियरी मसल्स के कारण उसके अंदर जो कर्वेचर ऑफ आई लेंस है, चेंज इन द फोकल लेंथ है, दैट इज पॉसिबल। और उस जब ये पॉसिबल रहेगा कि वो अपना कुछ चेंज कर पाए, तभी तो आप अपने पास की चीज़ें और अपने दूर की चीज़ों को ईजिली देख पाओगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, सिलियरी मसल्स। हमने इसका आई डायग्राम में भी इसको बिल्कुल अच्छे से समझा था कि सिलियरी मसल्स का काम था उस लेंस को होल्ड करके रखना, उसको पकड़ के रखना। क्योंकि जो हमारा लेंस होता है उसके अंदर तो एक जेली टाइप मटेरियल उसमें रहता है। अगर ये पकड़ के नहीं रखेंगी ना तो ये लेंस तो पूरे उसमें तैरने लगेगा ना। तो ये उनको रोक के रखी है कि नहीं भैया, आपका काम जो है ना, आप अपना वो काम करिए, तैरिए मत। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई होगी बात क्लियर। अब हम चल जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसका आंसर हो गया सिलियरी मसल्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, द पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। उसको डिस्टिंक्ट विजन के लिए जो पावर रिक्वायर्ड थी वो है -5.5 डायोप्टर्स। अब दूसरे में उसने बोला है कि उसकी नियर विजन के लिए जो पावर रिक्वायर्ड है वो है आपकी +1.5 डायोप्टर, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ फॉर डिस्टेंट विजन के लिए अलग कैलकुलेट करनी है आपको, नियर विजन के लिए आपको अलग कैलकुलेट करनी है। तो अलग अलग तो होगी ही फोकल लेंथ, दूर के लिए अलग होगी, पास के लिए अलग होगी। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो पावर गिवन है, फोकल लेंथ निकालना है, तो यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है पावर ऑफ लेंस का। पावर ऑफ लेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 1/f। एंड अगर आप पहले केस के लिए ले लें, वो क्या है, हमारा डिस्टेंट विजन है, तो इसके लिए हमारे पास
पावर गिवन है, नेगेटिव में है, पावर आपकी नेगेटिव में है, तो इस यहाँ से आप अगर फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकालोगे तो वो आ जाएगा 1/p, वेयर p इज -5.5 डायोप्टर फॉर द डिस्टेंट विजन। तो जब आपने इस फॉर्मूले से आपने फोकल लेंथ निकाली तो आपने देखा कि जो आपकी फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू आई नेगेटिव 0.121 मीटर और सेंटीमीटर। जब डायोप्टर की बात आती है तो हमारा फोकल लेंथ आ जाता है मीटर में, तो यहाँ पर आ गया ये मीटर में, नेगेटिव में आया है और डिस्टेंस विजन है। जब फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव में आई है तो ये कौन से लेंस में पॉसिबल है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस हम यूज करेंगे इसमें, ये वाला लेंस यूज करना चाहिए। तो या इसके लिए कौन सा यूज करा हमने, कॉनकेव लेंस यूज की है। हमारी फोकल लेंथ निकल आई जो हमारे क्वेश्चन में पूछा था डिस्टेंट विजन के लिए, हमारी फोकल लेंथ ये आ गई, वो भी नेगेटिव में आई, तो इस ये पॉसिबल है कॉनकेव लेंस में, तो हमने सारा आंसर दे दिया। नाउ कम टू द नियर विजन पार्ट, बी पार्ट समझ लो उसको आप। बी पार्ट के लिए हमारे पास गिवन है +1.5 डायोप्टर, तो एफ क्या हो जाएगा हमारा 1/p है। If you are going to calculate it, it become 10/15, which is 2/3. 2/3 is what? 2/3 जब कैलकुलेट करोगे तो उसका डेसिमल में वैल्यू आया 0.667 मीटर। तो ये हो गई हमारी ए पार्ट और बी पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। हमको फोकल लेंथ तो निकालनी थी ना इसकी। अब यहाँ पर बोलोगे कि मैम इसमें जो फोकल लेंथ है वो तो पॉजिटिव में है, तो इसके लिए कौन सा लेंस हो गया हमारा, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। बात हो गई क्लियर। तो हमने डिस्टेंट एंड नियर विजन के लिए जो हमें कैलकुलेट करना था पोर्शन, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। हमारे दोनों पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड वो हो गए सॉल्व। कुछ बहुत ही सिंपल थे, आई थिंक आपको भी आ गए होंगे समझ में, और आपने क्वेश्चन अपने कॉपी में कर भी लिया होगा। तो अब इसके बाद हम बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। अब बताइए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मायोपिक आई क्या होती है, मायोपिया क्या होता है। तो मायोपिया का जो पर्सन है, जिसकी मतलब कोई पर्सन है, उसको अगर मायोपिया की कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जो पास की चीज़ें हैं ना उसको बहुत सही से दिखती हैं, बट दूर की चीज़ें उसको नहीं प्रॉपर दिखती हैं। ठीक है, इसी मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर वाला पास ही दिखेगा, दूर वाला इजीली नहीं दिखेगा। तो इसका हमको फार पॉइंट गिवन है जो कि हमारे आई से कितने फ्रंट में रखा है, कितनी दूरी पे रखा है, 80 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर, नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस, कि कौन सा लेंस हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। तो जब हमने भी पहले क्वेश्चन किया था तो वहां पर उसमें आपने देखा डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन। डिस्टेंट विजन के लिए आपने कौन सा लेंस यूज किया था, डाइवर्जिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको कॉनकेव लेंस का ही यूज पड़ेगा। बट इससे पहले यहाँ पर आपको क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है 80 सेंटीमीटर। ये क्या है, आपका गिवन पोर्शन है। और हमको ये समझ में आ गया कि उसमें जो लेंस हमको रिक्वायर्ड रहेगा वो है कॉनकेव लेंस, क्योंकि यहाँ पर उस पर्सन को है मायोपिया, दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती हैं, तुम कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। कॉनकेव लेंस में जो हमारी अब आपका फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, साइन कन्वेंशन को रिकॉल कर लो, लाइट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था हमने। तो जब रिकॉल करोगे तब आपको पता चलेगा कि जो फोकल लेंथ है कॉनकेव लेंस की वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब क्या इसका हम पावर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से हमने एफ का फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि पावर ही निकालनी है। तो पावर क्या हो गई हमारी, -1/80 सेंटीमीटर में है बच्चों ये। तो यहाँ पर जब हम पावर वाले फॉर्मूले में, तो फोकल लेंथ हमारी किस में ली जाती है, इन मीटर। तो क्या इसको कन्वर्ट करें, तो जब आप इसको कन्वर्ट करने जाओगे तो ये आ जाएगा आपका -100/80। जब कैंसिल आउट करोगे, जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो गया 5, आंसर आ गया -1.25 डायोप्टर। इस वाली
मायोपिक आई के लिए आपकी पावर कितनी आ गई, -1.25 डायोप्टर, विच को डिनोट करते हैं डी से। इतनी बात हो गई क्लियर। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे आपका पावर दिख गया एस आई के लिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको लेंस कौन सा यूज करना है, या फोकल लेंथ भी नेगेटिव, पावर नेगेटिव, तो हम यूज करेंगे कॉन्केव लेंस जो होता है हमारा डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, मतलब वो जो भी रेज आएंगी उनको डाइवर्ज कर देता है। जब डाइवर्ज करेगा तो फोकल लेंथ आपको कहीं पर वो पॉइंट होके तो इमेज क्रिएट होगी नहीं, इसीलिए हम उसकी इमेज जो इसके बैक साइड में उसको पकड़ के वहाँ पर दो रेस को मिलाते हैं जहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होती है। अब इसको आप समझ लो डायग्राम के थ्रू, जो हमारा मायोपिक आई है, ये समझ लो ये आई का डायग्राम है, कुछ मैंने बनाने का ट्राई किया। तो इसका फार पॉइंट कुछ इस तरीके से होता है, मतलब यहाँ से रेस गई वो ऐसे ऐसे करके आ गई। फिर अगर आप देखोगे किसी मायोपिक आई की प्रॉब्लम एक्चुअली में होती क्या है, जब कोई रेज वहाँ पर आ रही होती हैं, जो भी कोई रेज जो है इमरजेंट वो आती है, तो उसकी जो इमेज है वो फॉर्म होनी चाहिए थी रेटिना पर, जो हमारे बैक साइड ऑफ द आई पर लोकेटेड है, कुछ यहाँ पर समझ लीजिए। बट जो आपकी इमेज है वो पहले ही फॉर्म हो जाती है, मतलब रेटिना तो पहुंच ही नहीं पाती है, वो पहले ही फॉर्म हो गई। इस वजह से आई को क्या प्रॉब्लम होती है, वो दूर की चीज़ों को नहीं विजिबल कर पाती है। पास की चीज़ें तो विजिबल कर लेती है, लेकिन दूर की चीज़ें वो विजिबल नहीं कर पाती है, क्योंकि वो कितनी दूर रखा है उसके पहले ही उसकी इमेज फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्केव लेंस, जो कि हमारा क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। जैसे ही रेज इस कॉन्केव लेंस पर आई तो उसने क्या किया, डाइवर्ज किया। डाइवर्ज मतलब इस तरीके से किया उसने। जब वो इस तरीके से इस आई के कॉन्वेक्स लेंस पे पहुंची तो फिर वो क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। कन्वर्जेंट कैसे हो गई, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस आ गया, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लोकेटेड होता है ना हमारी आई के अंदर। तो पहले वो डाइवर्जेंट हुई, फिर कॉन्वेक्स हुई, और हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हो गई, रेटिना पर, रेटिना से टकराया। बट इसकी जो कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज है वो तो कभी डाइवर्जेंट मिलने नहीं वाली। इस फैक्टर के लिए जो है इसको पीछे पकड़कर यहाँ पर इसका लोकेशन हम लोकेट कर लेते हैं। तो ये इस लेंस के थ्रू, कॉन्केव लेंस के थ्रू हम मायोपिक पर्सन की जो आई का करेक्शन कर पाते हैं। अगर किसी को भी दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो उसके में लगेगा लेंस कॉन्केव लेंस, जो कि हमारा डाइवर्जेंट लेंस है। यहाँ तक हो गई बात क्लियर। अब एक इशू आता है कि मैम हमको ये याद नहीं होता है कि मायोपिया जो है वो दूर का दिखता है कि पास का साफ दिखता है। तो बेटा मायोपिया का जो नाम है ना वो बहुत छोटा है। जब वो बहुत छोटा है तो बहुत छोटी चीज़ें, बहुत पास की चीज़ें देख लेगा, दूर की चीज़ें नहीं देख पाएगा। और हाइपरमेट्रोपिया जो है आपका बहुत बड़ा नाम है, तो मतलब वो दूर की चीज़ें देख लेगा, पास की चीज़ें नहीं देख पाएगा। इतनी बात हो गई क्लियर। तो अब इसको हम समझ लेते हैं, बिल्कुल हो गया दिमाग में स्टोर, एकदम सील पैक की तरह। अब बढ़ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, मायोपिया आई हमने पढ़ लिया 6 में। अब उसने दे दिया हाइपरमेट्रोपिया आई के बारे में। उसने बोला कि एक आपको हाइपरमेट्रोपिया का जो करेक्शन है कैसे होता है उसका डायग्राम बनाना है। उसका नियर पॉइंट हमको यहाँ पे दे दिया उसने 1 मीटर। एंड व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट विच इज हाइपरमेट्रोपिया। अज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपरमेट्रोपिया आई की प्रॉब्लम क्या होती है। हाइपरमेट्रोपिया एक बड़ा नाम, मतलब दूर की चीज़ आसानी से देख लेगा, पास की चीज़ों को नहीं देख पाएगा, ये होती है उसकी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कोई ना कोई लेंस लगाएंगे। यहाँ पर हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जब उससे दूर की चीज़ें नहीं दिख रही थी तो हमने यूज़ किया था कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ पर उसको पास की चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो हम उसको कन्वर्ज करना चाहेंगे जिससे इमेज जो है सही से फॉर्म हो, तो हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। इतनी बात तो हो गई होगी क्लियर। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि नियर पॉइंट उसने दिया है हाइपरमेट्रोपिया आई का विच इज 1 मीटर एंड नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट है वो हो गया 25 सेंटीमीटर। ये मीटर, ये सेंटीमीटर, तो इसको हमने कर दिया 100 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है यहाँ पर आपको पावर निकालना है। पावर निकालने के लिए आपके पास पता होना चाहिए आपको फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ तो मैम यहाँ पे कहीं पर भी नहीं दी है और पता ही नहीं चल रहा है कैसे आएगी। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए अगर ये लेंस है तो हमको क्या पता होना चाहिए, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला में किस किस चीज़ का पता होना चाहिए, एफ वी यू।
एफ आपको निकालना है, मतलब क्या पता होना चाहिए, वी एंड यू। अब ये दोनों जो आपको दिए हैं इनमें से कौन सा वी है कौन सा यू है। अब आप देखोगे तो जो नियर पॉइंट नॉर्मल आई का है वो ही तो हो गया हमारा यू, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, क्योंकि वो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो प्रॉब्लम है ना, नियर की चीज़ें उसको दिख ही नहीं रही है। क्लियर, तो ये हमने मान लिया u और ये हो गया हमारा v। इफ u एंड v इज गिवन, नाउ आप क्या करोगे, बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला यू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, इसका नियर पॉइंट नहीं उसको साफ दिख रहा, हमको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस। अब लेंस फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया आई है। तो कॉन्वेक्स लेंस में आपका v एंड u जो है वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों जल्दी से रिकॉल कर लो कॉन्वेक्स लेंस के साइन कन्वेंशन और बिल्कुल तैयार हो जाओ। v एंड u क्या हो गए, नेगेटिव, मतलब इन दोनों की वैल्यू तो हो गई नेगेटिव। आप पुट कर देते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/-100 माइनस 1/-25। If you are going to solve it, then it will become -1/100 plus 1/25, which is -1 plus 4/100, which is 3/100 सेंटीमीटर। तो आपकी फोकल लेंथ जो होगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ से f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे इसी में ना खुश हो जाएंगे कि फोकल लेंथ आ गई 100/3। यहाँ पर मिस्टेक क्या होने वाली है, यहाँ पर ही वो भूल जाएंगे जल्दबाजी में कि जो पावर का फॉर्मूला होता है विच इज़ 1/f, यहाँ पर एक ब्रैकेट में एक चीज़ और लिखी रहती है कि द फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर, तो ये मीटर में होती है। तो मतलब आपको यहाँ पर इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो जब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो गया तो 1 सेंटीमीटर हो गया 1/100 मीटर, तो इतने 100/3, तो ये क्या हो जाएगा कुछ ये, तो देखोगे आप 1/3 मीटर, या क्या आ गया आपका फोकल लेंथ आ गई। अब फोकल लेंथ निकल आई और पावर इक्वल टू होता है 1/f, पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, वेयर इट इज 1/3, 1/1/3 इज इक्वल टू 3 डायोप्टर। तो पावर क्या आ गई आपकी, जो भी आपको लेंस रिक्वायर्ड है टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया आई, तो पावर ऑफ लेंस किसकी हो गई, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस इज 3 डायोप्टर। अगर किसी को भी हाइपरमेट्रोपिया इस कंडीशन में है तो उसको 3 डायोप्टर का लेंस लगाना पड़ेगा, कौन से नेचर का, कॉन्वेक्स नेचर का। अब देख लेते हैं डायग्राम उसने बोला है। डायग्राम अगर आप देखोगे तो इसको क्या है, पास की चीज़ें नहीं दिखती है, तो ये पास का जो ऑब्जेक्ट है ये जो रखा है एन डैश, ये इसको नहीं दिखेगा, इसके लिए इसको प्रॉब्लम होगी। तो ये तो इसको साफ साफ दिखेगा। तो जब इसकी जो रेज जाएंगी तो फॉर्म होनी चाहिए थी हमारी इमेज कहाँ पर, इस रेटिना पर, बट इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, और पीछे रेटिना के पीछे, तो इसीलिए उसको पास की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, हमने लगा दिया इस आँख के सामने कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ से जो रेज जाई ऐसे करके, तो इसका जो रेटिना पे जो आपकी इमेज जो दूर फॉर्म हो रही थी, पीछे फॉर्म हो रही थी, वो करेक्ट होके यहीं पर फॉर्म होने लगी ना। तो अब इसको हमने यहाँ पर करेक्ट कर लिया बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। आई थिंक ये क्वेश्चन भी हो गया क्लियर। हमने इसका करेक्शन भी देख लिया कि कैसे करेक्ट करते हैं बाय सीइंग द डायग्राम। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया होगा दिमाग में एकदम क्लियर, अपडेट है ना। तो मैं सोच लेती हूँ आपको आ गया समझ में, आपने कर ली प्रैक्टिस मेरे साथ में। तो अब मैं जाऊंगी हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों आज का ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 8। तो ये हमारा क्या हो गया लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, वाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि अगर ये आई है, ये एक आँख है, आई है,
अगर इसका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, अगर इसके पास अगर आप रख देते हो ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर अगर आपने पास में रख दिया इसके, तो आप क्यों इसको क्लियरली नहीं देख पाते हो? ये बोला इसने, क्यों नहीं विजिबल कर पाता है क्लोजर देन 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर जब हमने पढ़ा था नियर पॉइंट ऑफ एन आई, तो हमने देखा था नियर पॉइंट ऑफ एन आई क्या होता है, वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजिबल हो विदाउट एनी स्ट्रेन, तो वो मिनिमम डिस्टेंस होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। तो सिंपली इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हम इससे पास रख देंगे हमको दिखेगा लेकिन स्ट्रेन लगेगा, हमारे कंफर्टेबल जोन से नहीं होगा, हम बिल्कुल एकदम गौर से देखेंगे ना इसको तो हमारी आँख पे दबाव पड़ेगा, एक प्रेशर पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अगर इसको आप यहाँ पर इसको पास रखोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, एक तो स्ट्रेन अकर होगा, दूसरी चीज़ क्या होगी, जब स्ट्रेन अकर हो रहा है तो हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो और बढ़ेगा, आई लेंस और कंप्रेस होगा, फोकल लेंथ और कम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के बाद तब जाके आपका यहाँ पर एक स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा और जो हमारी सीलियरली मसल्स है वो 25 सेंटीमीटर से बियॉन्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी और जो आपकी इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म नहीं होगी। तो मेन प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पर, जब आपने इसका जो फोकल लेंथ है उसको और कम कर दिया तो यहाँ पर जो आपकी जो इमेज है वो जो प्रॉपरली फोकस्ड नहीं रहेगी रेटिना पर, और बिकॉज सीलियरली मसल्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्टेड बियॉन्ड दिस लिमिट। ठीक है, अब जो फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, मैंने पहले ही बोला जब वो कम हो गई तो आपको यहाँ पे स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड हो गया, स्ट्रेन हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा, लेंस कंप्रेस होना और शुरू हो गया। इसके लिए हमने कहा कि जो हमारी नॉर्मल आई है उसका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो होता है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम वेयर हम अपनी जो चीज़ें हैं नियर पॉइंट जो है उस तक हम बिल्कुल कंफर्टेबल विदाउट एनी प्रेशर विदाउट एनी स्ट्रेन हम इजीली विजिबल कर पाते हैं। इफ़ वी आर गोइंग टू मोर क्लोजर दैन 25 सेंटीमीटर तो जो मिनिमम डिस्टेंस थी, जो रेज आ रही थी हमारे लेंस पर, वो क्या हो जाएंगी, हमारी रेटिना पर इमेज ढंग से फॉर्म करके प्रोड्यूस्ड होंगी और हमारा जो आई लेंस है उसको और प्रेशर लगाना पड़ेगा और कंप्रेस होगा, जिसके कारण रेडियस ऑफ कर्वेचर और बढ़ेगी और स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होने लगेगा, आईज में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। इसीलिए हमने मिनिमम डिस्टेंस को सेट कर रखा है आई का, वो है हमारा 25 सेंटीमीटर। बात हो गई क्लियर, हमने समझ लिया नियर पॉइंट के कारण ही, इसलिए हम उसको कम नहीं कर सकते, हमको स्ट्रेन नहीं चाहिए हमारी आंखों पर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो अब क्या करेंगे, इस सेशन को हम एंड करेंगे। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया और आपने साथ में मेरे डिस्कस कर चुके हो, प्रैक्टिस भी कर चुके हो। तो बच्चों, अगर आज का सेशन रहा आपके लिए यूजफुल और आपने करी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस, तो आपको पता ही है जो हमारा लर्नो हब है वो फ्री है पर बेस्ट है और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट at learnohub.com। थैंक यू।